हिमालय की खूबसूरती दुनिया भर के लोगों को लुभाती है, लेकिन हिमालय में एक दुनिया और भी है, रहस्यमय, अंधेरी और सबसे छुपी हुई। हजारों सवाल जिनके जवाब आज तक इतिहास के कालखंडों में दबे पड़े हैं। इन रहस्यमय सवालों की तलाश में दुनिया भर से खोजकर्ता और वैज्ञानिक हिमालय आते रहे हैं। आज से लगभग 119 साल पहले दो स्विस वैज्ञानिक आर्नल्ड हेम और आगास्त गांगसार इन्हीं सवालों की खोज में उत्तराखंड में मौजूद एक ऐसी गुफा को तलाशते हुए आए जहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। उन गुफाओं में 400 से ज्यादा नरकंकाल मौजूद थे। बाद की खोजों में पता चला कि वहां महज एक गुफा नहीं बल्कि पूरी घाटी में कई गुफाएं हैं। लेकिन इसके एक साल बाद यानी 1906 में चार्ल्स शेरिंग ने अपनी किताब वेस्टर्न तिब्बत एंड ब्रिटिश बॉर्डर लैंड में छांगरू की गुफा के बारे में लिखा। रूपकुंड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि एक घाटी में ऐसी कई गुफाएं मौजूद थी जहां पर ये हजारों नरकंकाल मौजूद थे। कौन है ये लोग, क्या है इनका इतिहास? हम ले चलेंगे आपको उस उच्च हिमालय के उस दुर्गम और रहस्यमयी दुनिया में जहां मौजूद हैं हजारों नरकंकाल। रूपकुंड और मलारी ये दो साइट्स हैं जहां वैज्ञानिक और इतिहासकार अक्सर इन मानव कंकालों की गुत्थियां सुलझाने जाते रहे हैं। हालांकि अभी रूपकुंड और मलारी के मानव कंकालों का रहस्य पूरी तरह से खुल नहीं पाया है, लेकिन इनसे भी बड़ा रहस्य छुपा है उत्तराखंड और नेपाल के हिमालयी पर्वतों के भीतर। एक ऐसा रहस्य जो खोल सकता है रूपकुंड की गुत्थी को भी। पिथौरागढ़ से 100 किलोमीटर दूर मौजूद है धारचूला। अगर आप भारतीय हैं तो आप इसे धारचूला कहेंगे, अगर आप नेपाली हैं तो उच्चारण हल्का सा बदल जाएगा और आप इस कस्बे को कहेंगे दारचूला। महज धा और दा का ही जहीन फर्क है। ये भारत से तिब्बत की ओर जाने के रास्ते पर अंतिम व्यापारिक मंडी है। जो सबसे बड़ा कस्बा है वो ताकलाकोट है जो तिब्बत में है। ये आपको सामने महाकाली नदी दिख रही है और ये ही नदी भारत और नेपाल की सीमा को भी विभाजित करती है। आप इसे भारत उपमहाद्वीप का एक ऐसा गिना चुना कस्बा भी कह सकते हैं जिसके बीच से अंतरराष्ट्रीय सीमा गुजरती है। और मानो लोगों को इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता भी ना हो, क्योंकि ये दुनिया के उन गिनी चुनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से एक है जहां पर यहां से वहां और वहां से यहां, मतलब भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने के लिए कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं लगता। वैसे भी पासपोर्ट और वीजा तो आधुनिक दुनिया की दकियानूसी दीवारें हैं, इसीलिए ये कस्बा साझी संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करता है और ऐतिहासिक तो है ही। यहां से आगे हमें जाना है व्यास घाटी के गबरेआंग गांव। इसी गांव से नीचे उतरकर महाकाली नदी में मौजूद है सीता पुल और इस पुल को पार कर लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर आता है छांगरू गांव। छांगरू नेपाल के सुदूर उत्तर पूर्व ब्यास घाटी में बसा एक गांव। इसी ब्यास घाटी के बीचों बीच बहती है काली नदी जो नेपाल और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करती है। भारत वाली तरफ ब्यास घाटी में गबरेआंग गांव के सामने काली नदी पार कर छांगरू गांव
मौजूद है। छांगरू गांव में आजकल उत्साह जैसा माहौल है। चीन ने नेपाल के छांगरू और टिंकर गांव वालों को तिब्बत में व्यापार करने की अनुमति दे दी है। 2019 तक व्यास घाटी के सभी गांव, फिर वो भारतीय हों या नेपाली, सभी तिब्बत के ताकला कोट जाकर व्यापार करते थे। लेकिन कोरोना के बाद चीन ने इन सभी सीमांत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब इसी साल के जून में नेपाल के छांगरू और टिंकर गांव वालों को चीन ने फिर से व्यापार करने की अनुमति दे दी है। हालांकि भारत के सीमांत गांव को यह अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है। छांगरू गांव के लगभग सभी पुरुष और महिलाएं तिब्बत के ताकला कोट गए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो गांव में मौजूद एक दुकान के बाहर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि फाफर की फसल को कब से काटा जाए। गांव से नंपा घाटी में बर्फ की चोटियां साफ दिखती हैं। हमने उनसे गुफा के बारे में पूछा तो आधों को पता ही नहीं था। जिनको पता था उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। 80 डिग्री खड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिर एक दिक्कत जो गांव वालों ने बताई कि वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। खैर, तभी गांव में से एक व्यक्ति दोरजी लामा हमें वहां ले जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में 75 साल के धनराज सिंह एतवाल भी चलने के लिए तैयार हो गए। उनकी उम्र का हवाला देते हुए गांव के अन्य लोगों ने उन्हें वहां ना जाने की सलाह दी। लेकिन बुजुर्ग धनराज सिंह एतवाल ने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उस गुफा के बारे में सुनता रहा और नीचे गांव से उसे देखता रहा। कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब जीवन के अंतिम पड़ाव में उस गुफा को देखना चाहता हूं जिसमें हमारा इतिहास है। तभी गांव में एक बकरे की बलि दी गई और ये बलि कोई सामान्य बलि नहीं, बल्कि ये एक श्वेत तांत्रिक अनुष्ठान था जिसमें बकरे के सीने पर छेद कर उसका दिल बाहर निकालकर हिमालय के देवताओं के सामने प्रस्तुत किया गया। मौन तांत्रिक लोग बलि देने की ये परंपरा थी। किसी को बलि देना, भगवान को, ईश्वर को बलि देना है तो सर काट कर बलि दे के हृदय बाहर निकाल के। इसका तो तिब्बती भाषा का है ये। हमारा तो हॉक निकाला कहते हैं, दिल निकालना इसमें है। उसका शाब्दिक अर्थ ही है दिल निकालना। उसको वो काटना नहीं है, सीधे यहाँ से हाथ इतने तेजी से करते हैं, फट से निकाल देते हैं और वो बाहर आने पर भी वो कुछ देर में जिंदा रहता है। तो उसमें फिर पढ़ते हैं तो भविष्यवाणी करते हैं उसकी, ये होने वाला है, ये होने वाला है, बारिश होगी, बीमारी फैलेगी, ये होगा, फल फसल खराब हो जाएगा, ऐसा कई चीज़ें बता दो। हो सकता है कोई विद्या हो रही हो इस जमाने में। बहरहाल दोरजी लामा ने एक कुल्हाड़ी ली और हम उनके पीछे पीछे चल पड़े। गुफा गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल खड़ी चट्टान पर मौजूद है, जहां पहुंचना बहुत कठिन था। लेकिन उस चट्टान से पहले घना जंगल था, जिन पर जंगली गुलाब, कॉटोनिस्टर और गोरस की घनी झाड़ियों को पार कर हम जंगल में पहुंचे। भालुओं के हमले के डर के बीच किसी तरह हमने जंगलों को पार किया और समुद्र तल से 3400 मीटर ऊपर चट्टान के मुहाने पर पहुंचे। यहां पर लगभग 300 मीटर की बिल्कुल खड़ी चट्टान थी, जहां पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं था। ऊंचाई ज्यादा होने के चलते ऑक्सीजन कम होने लगी थी और एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया था। टीम के कुछ साथियों ने नीचे रुकने का फैसला किया। आगे का लगभग 300 मीटर का बेहद दुर्गम रास्ता अब दोरजी लामा,
धनराज सिंह एतवाल, लोकल गाइड आशीष और मैंने तय करना था। अब नीचे लगभग 1 किलोमीटर खड़ी खाई थी और चट्टान पर लटक कर ऊपर जाना था। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद हम गुफा के मुहाने पर पहुंच गए। गुफा की शुरुआत में ही एक पेटी रखी थी जिसमें एक पूरा नर कंकाल रखा हुआ था। कंकाल के जबड़े में 2 दांत बचे हुए थे। ऑक्सीजन की मात्रा अब ज्यादा कम महसूस होने लगी थी, लेकिन अब हमें अंदर बेहद संकरी गुफा में जाना था जो लगभग 50 मीटर गहरी और अंधेरी थी और ऑक्सीजन का लेवल इसमें और ज्यादा कम था। बेहद संकरी गुफा में हम अंदर घुसे और लगभग 50 मीटर बाद नर कंकालों का पहला ढेर हमें दिखाई दिया। लगभग 250 से ज्यादा नरकंकाल वहां बिखरे पड़े थे, साथ में बांसनुमा ग्लास और कुछ नुकीली चीजें। बांस के ग्लास कुछ वैसे ही थे जैसे ज्यां बनाने वाली मथनी होती है। ज्यां उच्च हिमालय की एक चाय होती है जिसको बांस के ग्लास नुमा बर्तन में मथते हैं। एक बात जो हैरान करने वाली थी, यहां पर कंकाल तो थे लेकिन किसी भी कंकाल की खोपड़ी हमें नहीं दिखी। गुफा में आगे के रास्ते में चट्टानें गिरी हुई थी। बहुत बड़ा जगह है पहले। अच्छा, अंदर भी बहुत है। चट्टान खिसक गया ना। हाँ हाँ, ये चट्टान खिसक गई होगी पूरी। हाँ, वो दिख रहा है। हाँ हाँ, ये थम गया सब। अच्छा, चट्टान खिसक गया। इसमें सब अंदर की गुफा बता देती है। ये तो अब तो इससे भी बड़ा है। इससे बड़ा अंदर था। अच्छा। दोरजी लामा ने बताया कि 1967 में भूकंप के दौरान ये गुफा धंस गई थी। उनके पुरखों से उन्हें पता चला था कि इससे आगे गुफा की चौड़ाई ज्यादा थी और अंदर एक बड़ा तहखाना था। वहां पर सैकड़ों की संख्या में नरकंकाल, सोना, बर्तन और हथियार थे। गुफा में जितने नरकंकाल थे उतने ही सवाल भी थे। आखिर इनका इतिहास क्या है? लेकिन एक बात तय हो गई थी कि सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल महज छांगरू की इस गुफा में ही नहीं है, बल्कि वो भारत के गांव बूदी, पेलसिती, लुंगतियार, रापला में भी हैं और तिब्बत के ताकलाकोट के नजदीक गुकुंग की गुफाओं में भी मौजूद हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि कोई एक ऐसी बड़ी बीमारी वहाँ पर आई जो वहाँ मान्यता है कि चेचक हो गई और चेचक के कारण बहुत सारे लोग मरे, तो शायद उससे की घबराहट से उससे बचने के लिए लोग उस गुफा में गए। दूसरी जो एक मान्यता है वो ये कि जुमली राजा का लगातार वो इन इलाकों में आक्रमण करता था, इन इलाकों में लूटपाट करता था, तो संभव है इस तरह के आक्रमण से बचने के लिए लोग उस गुफा में चले गए और कोई इस बीच में कोई प्राकृतिक आपदा आई हो जिसके कारण अंदर लोग दब गए हों, मर गए हों। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है, नेशनल ज्योग्राफिक ने एक बार तिब्बत के इन इलाकों में के ऊपर एक अपनी श्रृंखला निकाली थी जिसमें उन्होंने अंतिम संस्कार का जिक्र किया था कि किस तरह के से तिब्बत का एक खास संप्रदाय या यूं कहें कि एक धार्मिक मान्यता और संभवतः बोन धर्मावलंबी उनके यहाँ ये इस तरह का प्रचलन रहा हो कि वो अपने यहाँ यदि किसी की भी अपने परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसको वो गुफाओं में वो रखते हैं। तो ये भी संभव है कि इस गुफा में वो शरीर वो उनको रखा गया हो। ऐसे ही हजारों नरकंकाल नेपाल में तिब्बत से लगते मस्तांग में भी मौजूद हैं। यानी तिब्बत से लगते भारतीय और नेपाली गांवों में कई ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जहां पर हजारों की तादाद में नरकंकाल मौजूद हैं। अगले एपिसोड में
हम आपको बताएंगे विस्तार से इन नरकंकालों का इतिहास क्या है और क्यों ये नरकंकालों से भरी गुफाएं खोल सकती हैं रूपकुंड का रहस्य भी।